हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करेंगे हम आज के सेशन को। हमारी डेली करंट अफेयर की सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे और यहां पर 23 दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड तक सेशन को देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे एक पेपर के बारे में डिस्कस करूंगा। हम देखेंगे कि जितने भी करंट अफेयर वहां पर एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी आपको कहीं ना कहीं डेली करंट अफेयर से ही देखने को मिले हैं, तो हम एंड में डिस्कस करेंगे। अभी हम शुरू करते हैं हमारे सेशन को। पीडीएफ और मॉक टेस्ट क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर ले लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपना 86वां फाउंडेशन डे मना रहा है। एचएएल की स्थापना कब की गई थी? एचएएल मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आपको पता होना चाहिए इंडिया की एक डिफेंस सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। हमारी आर्मी के लिए स्पेशली एयरक्राफ्ट है ना, ऐसी चीजों का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। तो 86वां फाउंडेशन डे इसका मनाया जा रहा है 2025 में। आपको पता है इस कंपनी की जो स्थापना है 23 दिसंबर 1940 में की गई थी। आजादी के पहले से एचएएल स्थापित हो चुका है, लेकिन क्योंकि रिसेंट के कुछ सालों में हमने देखा है कि लगातार केंद्र सरकार का रक्षा बजट जो है बढ़ता जा रहा है, इसलिए अब एचएएल की वैल्यूएशन काफी बढ़ती जा रही है ना, क्योंकि ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, इंडियन गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो कि एरोस्पेस और डिफेंस से रिलेटेड चीजें बनाती है, प्रोडक्ट बनाती है और इसी क्षेत्र में काम करती है, जैसे एयरक्राफ्ट निर्माण करना, हेलीकॉप्टर बनाना, जेट बनाना, डिजाइन करना, मैन्युफैक्चर करना, ये सारे काम एचएएल के हैं। कैपिटलाइजेशन अगर आप इसका देखने जाएंगे ना तो लाखों करोड़ों में इसका कैपिटलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। वर्तमान में मार्केट कैप काफी बड़ा है एचएएल का। कुछ सालों में ये लगातार बढ़ भी रहा है। तो 86वां फाउंडेशन डे इसका मनाया गया 23 दिसंबर को, आज मनाया जा रहा है। 23 दिसंबर 1940 को स्थापित हुआ था एचएएल। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत यह संस्था काम करती है, ये पीएसयू काम करता है। इतिहास देखें तो आजादी के पहले 1940 में एक तो वालचंद्र हीराचंद्र और एक मैसूर के राजा थे, एक महाराजा थे मैसूर साम्राज्य के, इनके द्वारा मिलकर स्थापित किया गया था एचएएल को। आगे चलकर शुरुआत में तो इसका नाम हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड था, लेकिन आजादी के बाद 1 अक्टूबर 1964 को इसका नाम बदलकर कर दिया गया एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और तब से यही नाम चला आ रहा है। 2024 में इसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जा चुका है एचएएल को। तो स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 23 दिसंबर को स्थापना दिवस मनाया गया एचएएल का। स्थापना कौन से साल में? 1940। सेकंड क्वेश्चन, केंद्र सरकार के अनुसार अरावली पर्वतमाला में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खनन की अनुमति दी जाएगी? तो आप सभी को पता होगा अरावली पर्वतमाला की जो नई डेफिनेशन केंद्र सरकार ने दी थी, और जब सुप्रीम कोर्ट ने इस डेफिनेशन को एक्सेप्ट कर लिया था तो उसके बाद हमने देखा है उत्तर भारत में स्पेशली राजस्थान के अरावली डिस्ट्रिक्ट, जहां जहां पर भी अरावली फैली हुई है, काफी प्रोटेस्ट देखने को मिला था। एक मैसिव प्रोटेस्ट देखने को मिला था उत्तर भारत में अरावली बचाने को लेकर, क्योंकि सबका कहना था कि अरावली में जब इसको नई तरीके से डिफाइन किया गया है तो अब अरावली पर्वतमाला में जो माइनिंग प्रोजेक्ट है वो हमें बड़े स्तर पर देखने को मिलेंगे, और ऑब्वियस सी बात है ऐसा होता भी। तो काफी प्रोटेस्ट देखने को मिला। इसके बाद केंद्र सरकार ने एक नई एडवाइजरी, एक नई जो बोल सकते अनुमति जारी की है। उसमें केंद्र सरकार ने बोला है कि जो अरावली माउंटेन है, अरावली पर्वतमाला का जो क्षेत्र है, वहां पर पूरे अरावली में केवल 0.19% ही माइनिंग की अनुमति दी जाएगी। अरावली के टोटल 100% जो अरावली है उसमें से केवल 0.19% अरावली पर ही माइनिंग की परमिशन दी जाएगी, ऐसा कहना है केंद्र सरकार का। तो हमारे यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने यह अनाउंस किया है कि अरावली माउंटेन में माइनिंग को लेकर जो विवाद है उस पर इनका क्लेरिफिकेशन आया था, और इन्होंने कहा कि हम माइनिंग की परमिशन अरावली पर केवल कुछ क्षेत्रों में देंगे और ऑल ओवर जो परमिशन है वो 0.19% एरिया पर ही दी जाएगी। मतलब अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं तो टोटल एरिया जो अरावली का है
1.47 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है पूरे अरावली का, जहां जहां भी अरावली फैली हुई है। अगर इसका एरिया निकालने जाते हैं, इनमें से केवल 217 स्क्वायर किलोमीटर पर ही माइनिंग की परमिशन दी जाएगी। कुछ अपवाद होंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पर रेयर अर्थ एलिमेंट मिल जाते हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स मिल जाते हैं, तो वहां पर फिर माइनिंग की परमिशन दी जा सकती है। अदरवाइज केवल 0.19% पर ही खनन की अनुमति दी जाएगी। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नई डेफिनेशन दी थी अरावली की, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि 100 मीटर से नीचे की जो पहाड़ियां हैं अरावली में, उनको अरावली पर्वतमाला का हिस्सा नहीं माना जाएगा। तो यह कहा था केंद्र सरकार ने। इसके अलावा एक और कंडीशन थी कि अगर कोई पहाड़ी 500 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस पर है, जैसे अरावली पर्वतमाला है और उससे दूरी पर 500 मीटर डिस्टेंस से ज्यादा में कोई और माउंटेन रेंज है, तो उसे अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफाइन किया था वो ये था कि 100 मीटर और उससे ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली रेंज माना जाएगा। इससे होता यह कि अरावली की 90% से ज्यादा जो पहाड़ियां हैं वो आती अरावली की डेफिनेशन से बाहर, और उस पर बड़े माइनिंग प्रोजेक्ट फिर शुरू किए जा सकते थे। और आगे चलकर आपको पता है फिर काफी सारे ड्रॉबैक इसके देखने को मिलते, काफी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती, क्लाइमेट पर भी इफेक्ट आता, जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उस पर इफेक्ट आता, जो डेजर्ट का एरिया है वो एक्सपेंड होता, तो काफी सारी प्रॉब्लम्स थी। तो जो प्रोटेस्ट हुए उसके बाद अब गवर्नमेंट ने इस पर क्लेरिफिकेशन दिया है। अरावली हिल्स की बात करते हैं, वैसे हम पढ़ चुके हैं पर फिर भी यह दुनिया में अवशिष्ट पर्वतमाला का एक उदाहरण माना जाता है और वर्ल्ड की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में गिनी जाती है। अगर इसका हम निर्माण देखें ना, तो ऑलमोस्ट 1.5 से 3 अरब साल पहले इसका निर्माण हुआ है, अरावली बनी। 300 से 900 मीटर इसकी एवरेज ऊंचाई देखने को मिलती है, और सबसे ऊंची चोटी अगर अरावली की देखते हैं तो ये गुरु शिखर हमको देखने को मिलती है माउंट आबू के पास, 1722 मीटर, राजस्थान में। पश्चिम भारत की भी ये सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर। बनास, लूनी, साबरमती, इन नदियों का उद्गम अरावली पर्वतमाला से होता है। 800 किलोमीटर से ज्यादा इसका फैलाव क्षेत्र देखने को मिलता है। दिल्ली से लेकर हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तक 4 राज्यों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। 800 किलोमीटर से ज्यादा बड़ी रेंज है अरावली, है ना। काफी सारे मिनरल्स पाए जाते हैं और ऑब्वियस सी बात है इसी के लिए खनन की परमिशन दी जाती, और फिर इन फ्यूचर हमें क्लाइमेट में चेंजेस देखने को मिल सकते थे। तो अब क्लेरिफिकेशन आया है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिस पर हमने बात की है। तो केवल 0.19% अरावली के एरिया पर ही माइनिंग की परमिशन दी जाएगी, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है। ओके, ऑफर ऑफ द डे आपको बता देता हूं। ईयर एंड सेल आप सभी को पता है, मैंने लास्ट सेशन में भी आपको बताया था। ईयर एंड ऑफर आप सभी के लिए शुरू हो गया है, तो चेकआउट कीजिएगा क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन को। सारे कोर्सेस अभी आपको काफी अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है, तो चेकआउट कीजिए एप्लीकेशन को, जल्दी कीजिए। और इसके अलावा सिविल सर्विसेज के जो स्टूडेंट हैं वो हमारे आरंभ 2.0 बैच को ज्वाइन कर सकते हैं प्री और मेंस के लिए, काफी अफोर्डेबल प्राइस में अभी ये भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, आंसर राइटिंग आपको यहां पर मिल जाएगी, स्पेशली आपको इंडिविजुअल मेंटरशिप भी यहां पर मिलती है। तो सिविल सर्विसेज के जो स्टूडेंट हैं, किसी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं या सेंट्रल में यूपीएससी की, तो वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी आपको क्वेरी है तो आपके लिए हेल्पलाइन नंबर है, आप यहां पर कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्वाइन कीजिए और चेकआउट कीजिए एप्लीकेशन को। सारे कोर्सेस जो भी आपको आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सभी कोर्सेस वहां पर मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, तब तक हम विश्व ध्यान दिवस 2025 की थीम क्या है? इसे कहा जाता है वर्ल्ड मेडिटेशन डे। तो वर्ल्ड मेडिटेशन डे 2025 की थीम रखी गई है इनर पीस ग्लोबल हार्मनी। आंसर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अब जो पहला क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है वो ये है कि सर डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मेडिटेशन डे की बात करें तो ये मनाया कब जाता है? तो वर्ल्ड मेडिटेशन डे हर साल मनाया जाता है 21 दिसंबर को। यूनाइटेड नेशन के द्वारा 6 दिसंबर 2024 को इसकी शुरुआत की गई थी पहली बार, मतलब अनाउंस किया गया था और 2024 में पहली बार यह मनाया गया 21 दिसंबर को।
इस साल भी 21 दिसंबर को, हर साल 21 दिसंबर को मनाया जाएगा। तो 2025 में जो वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया जा रहा है, इसकी थीम रखी गई है इनर पीस ग्लोबल हार्मनी। वैसे आपको पता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये जो मान्यता दी गई है वर्ल्ड मेडिटेशन डे को, ये दो देशों की रिक्वेस्ट पर दी गई है। उसमें से एक है इंडिया और दूसरा है यूरोपीय देश जिसका नाम है लिechtenstein, है ना। तो ये एक देश है, यूरोपीय देश है। एक तो ये हो गया और एक हो गया इंडिया। तो हमारे द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर विचार करने के बाद यूनाइटेड नेशन ने 2024 में ही इसे मान्यता दी थी और तब से ये मनाया जा रहा है 21 दिसंबर को। थीम क्लियर हो गई, इनर पीस ग्लोबल हार्मनी। अदर डे जो अभी हमने रिसेंटली कुछ समय में मनाए हैं, 20 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे, इस पर हमने डिस्कस किया था। 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है, रामानुजन की हमने बात की थी। 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जहाजों और बंदरगाह सुविधाओं की सुरक्षा को विनियमित करने के लिए भारत सरकार ने किस निकाय की स्थापना करने की घोषणा की है, या किस निकाय की भारत सरकार स्थापना करेगी? तो काय के लिए जो वेसल और पोर्ट फैसिलिटी है उसकी सिक्योरिटी के लिए इंडियन गवर्नमेंट एक नया निकाय बनाने वाली है और इसका नाम है ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी। आंसर हो जाएगा आंसर डी, पोर्ट सुरक्षा ब्यूरो इसे कहा जा सकता है, या ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी, पोर्ट सुरक्षा ब्यूरो। तो इंडियन गवर्नमेंट ने अभी एक एक्ट पास किया है जिसका नाम है, एक्ट किधर गया, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025। मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 के एक सेक्शन है, सेक्शन 13। इसके अंतर्गत एक स्टेचुरी बॉडी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने वाली है, वैधानिक निकाय बनाने वाली है, ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी, पोर्ट सुरक्षा ब्यूरो। ओके, तो इसका गठन किया जाएगा ताकि वेसल और पोर्ट फैसिलिटी की सिक्योरिटी को देखा जा सके। इस संस्था का काम ही यही होगा। बॉडी को डायरेक्टर जनरल हेड करेंगे जो कि एक आईपीएस अधिकारी होंगे, है ना। और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज के अंतर्गत काम करेगी पोर्ट सुरक्षा ब्यूरो। अभी तक ये जो काम है ना पोर्ट की सिक्योरिटी का, ये अलग अलग संस्थाओं के द्वारा किया जाता था। जैसे इसमें सीआईएसएफ के द्वारा भी किया जाता था सुरक्षा का काम, काफी सारी अलग संस्थाओं के द्वारा स्टेट और नेशनल लेवल पर अलग अलग एजेंसीज होती थी, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज, काफी सारी स्टेट की भी संस्था होती थी, तो ये देखती थी पोर्ट की सिक्योरिटी। अब इन सभी को खत्म किया जाएगा और शिप और पोर्ट फैसिलिटी की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, रेगुलेट करने के लिए पोर्ट सुरक्षा ब्यूरो गठित की जाएगी सेंट्रल के द्वारा। सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? एक बुक को लॉन्च किया गया है, फिल्म अभिनेता सलमान खान पर बेस्ड ये बुक है। इसे लिखने का श्रेय दिया जाता है मोहर बसु को। वेस्ट बंगाल की एक ऑथर है ना, एक जर्नलिस्ट भी है मोहर बसु। इन्होंने सलमान खान के जीवन पर एक बुक को लिखा है, सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड। यह है मेहर बसु और यह है सलमान खान पर लिखित बुक। अब देखिए, ऑब्वियस सी बात है, बुक में सलमान खान का जो करियर है, उनकी जो लाइफ रही है, उस पर फोकस्ड ये बुक है जो कि अभी लॉन्च की गई। तो ठीक है, अभी आई है तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। वैसे कुछ खास यहाँ पे मिलेगा नहीं, ठीक है। सलमान खान की लाइफ के बारे में नॉर्मली सभी जानते हैं, पर ठीक है, एक बुक आई है तो हमने इसके डिस्कस किया है। सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड इस बुक का टाइटल है। वेस्ट बंगाल से आते हैं मोहर बसु, वेस्ट बंगाल से आती है, जर्नलिस्ट, ऑथर। शाहरुख खान के जीवन पर भी ये बुक लिख चुकी है, शाहरुख खान लिजेंड, आइकॉन और स्टार। और अब सलमान खान के जीवन पर, वैसे देखिए समय समय पर फिल्म स्टार के जीवन पर बुक्स आती रहती है, काफी सारी ऐसी एक लिस्ट मिल जाएगी हमको जो कि अलग अलग जो फिल्म अभिनेता हैं उनके जीवन पर आई हुई है। तो अगर हम एक नजर डाल लें तो इसमें सोनू सूद वाली बुक काफी फेमस रही है, कोविड के बाद आई थी, आई एम नो मसीहा। यह सोनू सूद के जीवन पर आधारित है। या तो देखिए ये डायरेक्ट इन्होंने लिखी है, या फिर किसी को ऑथर के गाइडेंस में, या फिर कोई जर्नलिस्ट को ऑथर रहे हैं जिनके साथ इन्होंने इस बुक को लिखा है ना। तो ये सब ऑटोबायोग्राफी आप बोल लें। सोनू सूद की है आई एम नो मसीहा, प्रियंका चोपड़ा जोनस की है अनफिनिश्ड अ मेमोर, ऋषि कपूर की है खुल्लम खुल्ला, ऋषि कपूर अनसेंसर्ड नाम की बुक है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी एन ऑर्डिनरी लाइफ अ मेमोर, और नशरुद्दीन शाह
एंड देन वन डे अ मेमोर, इनकी बुक है। दिलीप कुमार जो कि एक एक्टर रहे हैं, इनकी भी द सब्सटेंस एंड द शेडो इनकी बुक का नाम है। और देवानंद है ना, लेजेंडरी एक्टर, रोमांसिंग विथ लाइफ इनकी बुक का नाम है। लेकिन देखिए मैंने आपको कैजुअली बता दिया, लेकिन जो फेमस रही है ना, एक तो सोनू सूद के जीवन पर और एक ऋषि कपूर के जीवन पर, ये फेमस रही है बुक जो कि एक्टर की लाइफ पर है। अंडर 19 एशिया कप 2025 किस देश ने जीता है? अंडर 19 एशिया कप 2025 है ना, इसका खिताब जीता है पाकिस्तान ने। ये क्रिकेट प्रतियोगिता है, अंडर 19 एशिया कप 2025 वनडे क्रिकेट प्रतियोगिता, जिसमें अंडर 19 जो प्लेयर्स है वो पार्टिसिपेट करते हैं क्रिकेट के। तो यहां पर अंडर 19 एशिया कप 2025 का खिताब पाकिस्तान ने जीता है। और फाइनल में पाकिस्तान ने इस बार इंडिया को हराया, और इंडिया को हराकर पाकिस्तान ने दूसरी बार यह टाइटल अपने नाम किया है, सेकेंड टाइम। वैसे सबसे सक्सेसफुल टीम अंडर 19 एशिया कप में इंडिया ही रही है, लेकिन 2025 में पाकिस्तान ने यह खिताब जीता। आयोजन कहां हुआ था? 12 से लेकर 21 दिसंबर तक अंडर 19 एशिया कप आयोजित किया गया था यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, पाकिस्तान ने इंडिया को 191 रन से हरा दिया है। पाकिस्तान ने इस चैंपियनशिप को दूसरी बार जीता है, पाकिस्तान का दूसरा टाइटल है। पहली बार इंडिया के साथ ही शेयर किया था इसने अपने पहले टाइटल को, जब ड्रॉ हो गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 2012 में। तो पहली बार पाकिस्तान यहां विनर बना संयुक्त रूप से, और अब इसने 2025 में इंडिया को हराकर यह खिताब जीता है। 12th एडिशन था अंडर 19 एशिया कप का। एशियन क्रिकेट काउंसिल इसका आयोजन करवाता है। 50 ओवर का ये क्रिकेट टूर्नामेंट होता है। यूएई में इस बार आयोजन किया गया। पाकिस्तान विनर, इंडिया रनर अप। 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था और टोटल 15 मैच यहां पर खेले गए थे अंडर 19 एशिया कप के। ओके, ऑर्गेनाइज एशियन क्रिकेट काउंसिल करवाता है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1989 में इसकी शुरुआत की गई थी, पहला एडिशन था, बांग्लादेश में खेला गया था। करंट चैंपियन पाकिस्तान हो गया। सबसे सक्सेसफुल टीम, 8 बार टाइटल जीतने वाली है इंडिया। आयोजन करवाने वाली संस्था एशियन क्रिकेट काउंसिल, एशिया में क्रिकेट खेलों को गवर्न करने वाली संस्था है ना, ये आईसीसी के नीचे अंडर में काम करती है। तो 1983 में इसका फाउंडेशन मतलब स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर दुबई में है, यूएई में। 30 मेंबर कंट्रीज के क्रिकेट बोर्ड इसके मेंबर है। मोहसिन नकवी जो कि पाकिस्तान के हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष है, और यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी अध्यक्ष है। चर्चित हेनान द्वीप किस देश का हिस्सा है? अभी एक आइलैंड सुर्खियों में रहा है, हेनान आइलैंड, और ये पार्ट है चाइना का। चाइना के दक्षिण चीन सागर में यह आइलैंड आपको देखने को मिलेगा। अगर आप यहां देख रहे हो तो ये है ये आइलैंड, ठीक है, येलो कलर में। इसका नाम है हेनान आइलैंड, साउथ चाइना सी में इसकी लोकेशन। अब आप बोलेंगे अभी क्यों सुर्खियों में? तो देखिए इस द्वीप पर चाइना का कंट्रोल है, और चाइना ने यहां पर स्पेशल कस्टम सुपरविजन जोन इस आइलैंड को घोषित किया है। होता क्या है, देखिए क्या होता है, स्पेशल कस्टम्स सुपरविजन जोन अगर किसी क्षेत्र को चाइना घोषित करता है ना, तो वहां के जो कस्टम ड्यूटी के जो लॉ होते हैं वो बाकी चाइना से अलग हो जाते हैं। मेन चाइना की जो भूमि है वहां पर जो कस्टम लॉ होंगे ना, उससे अलग लॉ यहां पर लागू होगा। यहां पे क्या किया जाएगा, यहां पर है तो चाइना का ही पार्ट, लेकिन कस्टम ड्यूटी के हिसाब से चाइना से अलग रहेगा। कस्टम ड्यूटी का अलग कानून होगा। यहां पे जो भी कंपनियां यहां पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेगी इस आइलैंड से, उन्हें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी या तो बहुत कम देनी पड़ेगी या फिर पूरी तरीके से वो फ्री रहेगा। चाइना के मामले में ये कई सारे प्रोडक्ट पर कस्टम ड्यूटी इन्होंने फ्री कर दी है यहां पर, कि नहीं देना, आप इस आइलैंड पर आओ, यहां से काम करो, इंपोर्ट करो, एक्सपोर्ट करो, और कस्टम ड्यूटी मत दो, कमाओ। तो ऑब्वियस सी बात है, कंपनियों को फायदा है, तो कंपनियां यहां पर अपने प्लांट लगाएगी, यहां से मैन्युफैक्चर करेगी, यहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगी। अब यहां पर एक कंडीशन है कि अगर इस आइलैंड का आप यूज कर रहे हो ना, तो चाइना में आप कुछ भी प्रोडक्ट लाकर नहीं बेच सकते। मतलब ये चाइना चाहता है कि हम एक्सपोर्ट को बढ़ावा दें, ना कि इंपोर्ट को। यहां पे जो प्रोडक्ट आया है आप इसको दूसरे देशों में बेचो, अगर चाइना में आया तो फिर इंपोर्ट ड्यूटी आपको देनी पड़ जाएगी पूरी। तो ऐसा करो, यहां से आप काम करो, है हमारे पार्ट, लेकिन दूसरी जगह बेचो। आया समझ में? तो यहां पर स्पेशल कस्टम्स सुपरविजन जोन चाइना ने घोषित किया है हेनान आइलैंड को। चाइनीज आइलैंड, ये चाइना का ही पार्ट है, दक्षिण चीन सागर में।
समझ में आ गया कि जोन अगर घोषित किया गया तो इसमें काम क्या होगा। देखिए जो हांगकांग है ना, वहां पर भी ऐसा ही रूल लागू है। हांगकांग है तो चाइना का पार्ट, लेकिन यहां पर भी जो कस्टम ड्यूटी के प्रिंसिपल से, टैक्स के प्रिंसिपल से, वो बाकी चाइना से अलग लागू होते हैं। कस्टम रूल अलग है इसके, हांगकांग के, क्योंकि इससे भी स्पेशल कस्टम सुपरविजन जोन घोषित किया जा चुका है हांगकांग को। और अब हनाई आइलैंड को, या सॉरी हैनॉन आइलैंड को इन्होंने घोषित किया है स्पेशल कस्टम सुपरविजन जोन। तो चाइना को तो बहुत फायदे भाई। हैनॉन आइलैंड को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में डेवलप किया जा सकेगा। कंपनी यहां पर अपना हब या प्लांट खोलना चाहेगी, ऑब्वियस सी बात है, कंपनी का पैसा बचेगा और यहां से चाइना ट्रेड बढ़ा पाएगा और इसे पूरा डेवलप कर पाएगा एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में। चाइना का आइलैंड है, लोकेशन देखे साउथ चाइना सी, 35,191 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है हैनॉन आइलैंड का। किस राज्य में ओटर कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स की शुरुआत की गई है? ओटर कंजर्वेशन इनिशिएटिव, इसे हाल ही में अनाउंस किया है तमिलनाडु सरकार ने। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है? ओटर की बात करें ना, यह है उदबिलाव, एक जानवर होता है, अगर आपने देखा होगा उदबिलाव, है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल जाता है। ना तो खरगोश होता है ना चूहा होता है, तो खरगोश जितना थोड़ा बड़ा होता है और चूहे जैसा दिखेगा पर आपको, तो यह उदबिलाव, तो इसे कहा जाता है ओटर। तो ओटर कंजर्वेशन इनिशिएटिव शुरू किया है तमिलनाडु सरकार ने, ताकि स्मूथ कॉटेड ओटर जो है, जो कि बहुत मुलायम उसका कोटिंग होती है ऊपर की, तो ऐसे जो उदबिलाव है उनका कंजर्वेशन किया जा सके, स्पेशली कावेरी रिवर में। तो कावेरी रिवर में ये जो ओटर है ना, ये काफी मतलब खतरे में है, ये विलुप्त होते जा रहे हैं। कारण भी काफी, एक तो फिश पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम होती जा रही है और इनका मेन जो भोजन है ना, जो नदी में रहते हैं, ये अर्ध जली जीव है, आधा नदी में रहता है। तो भाई इसका मुख्य भोजन है मछलियां। अब मछलियां कम होती जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है इसके अस्तित्व पे खतरा आएगा। जो पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है उससे वाटर का पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। प्लास्टिक वेस्ट काफी फेंकते हैं नदियों में, प्रदूषित होती जा रही है, तो इनकी डेथ होती जा रही है। फिशिंग नेट्स, जो मछली पकड़ने वाले होते हैं ना, उनके जाल में फंसकर भी इनकी डेथ हो जाती। तो अब इनके कंजर्वेशन के लिए तमिलनाडु प्रयास कर रहा है और कावेरी बेसिन में ओटर कंजर्वेशन इनिशिएटिव की तमिलनाडु ने शुरुआत की। वैसे पहले भी ऐसे इनिशिएटिव तमिलनाडु सरकार चला चुकी है, ताकि जो ओटर है उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाया जा सके, ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट जो होता है उसको रोका जा सके, जैसे जाल डाल दिया और मछली के साथ ये भी फंस गया, और स्टडी की जाती कि कैसे इनको बचाया जा सकता है। तो ऐसे पहले से भी इनिशिएटिव चल रहे, पर अभी तमिलनाडु सरकार एक को लेकर आई है। तो स्मूथ कोटेड ओटर लार्जेस्ट ओटर स्पीशीज है एशिया की। नदी क्षेत्रों में, फ्रेश वाटर में ये ओटर स्पीशीज देखने को मिलती है, गंगा नदी तंत्र में, दक्षिण में कावेरी नदी तंत्र में देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, लोट्रोगेल परस्पिसिलाटा, ठीक है ना, ये इसका साइंटिफिक नेम है, पढ़ लेना एक बार। तो तमिलनाडु में स्पेशली कावेरी नदी में ही ये पाए जाते हैं और कावेरी रिवर में इनको प्रोटेक्ट किए जाने के लिए तमिलनाडु सरकार अभियान चला रही, इनिशिएटिव चला रही है। IUCN इसकी वल्नरेबल लिस्ट में शामिल किया जा चुका है, इससे मतलब विलुप्ति की ओर अग्रसर है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का जो हमारा इंडिया में है, उसकी शेड्यूल 1 में, मतलब कुछ भी हो जाए इनको बचाना है, शेड्यूल 1 में हाईएस्ट लेवल की प्रोटेक्शन इनको चाहिए, तो शेड्यूल 1 में इनको शामिल किया गया है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम इंडिया में कब लागू किया गया था? 1972 में। यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2025 में भारत की मेंस डबल टीम ने कौन सा मेडल जीता है? तो BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसकी जो वर्ल्ड टूर फाइनल्स से अलग अलग टूर्नामेंट होते हैं साल भर और फिर एक फाइनल खेला जाता है। तो इसका जो फाइनल्स हुआ है ना, उसमें भारत की मेंस डबल टीम ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की ये जोड़ी थी जिन्होंने ब्रॉन्ज जीता। तो आयोजन कहां हुआ? फाइनल्स का आयोजन किया गया था 17 से लेकर 21 दिसंबर तक चाइना के हांगजू शहर में, चाइना में आयोजन किया गया। इंडिया की मेंस डबल टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है।
सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। अच्छा, इसका जो मेंस डबल कैटेगरी का जो गोल्ड था, ये साउथ कोरिया के प्लेयर्स ने जीता है, बैडमिंटन प्लेयर ने, किम वॉन हो और सियो स्वांग जई इनका नाम है। फिर सिल्वर मेडल चाइना के प्लेयर्स ने जीता, लियांग और वांग चांग की जोड़ी ने, और ब्रॉन्ज मेडल आया इंडिया के पास। वैसे काफी सारी कैटेगरीज है, लेकिन देखिए इंडिया जिसमें जीते वो हमारे लिए काम का है, तो हमने ब्रॉन्ज जीता है मेंस डबल टीम कैटेगरी में। बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर के फाइनल्स में चाइना के हांगजू में इसका आयोजन किया गया। अदर कैटेगरीज मैंने यहां पर मेंशन कर दिए, एक बार देखिए मेंस और विमेन सिंगल की बता देता हूं, क्योंकि अगर पूछी जाएगी तो वो पूछी जाने की संभावना ज्यादा है। मेन सिंगल का क्रिस्टो पोपोव, जो कि फ्रांस के प्लेयर हैं, है ना, बैडमिंटन के, इन्होंने जीता है। और विमेन सिंगल का जो खिताब है एन सी योंग, साउथ कोरिया के प्लेयर है, इन्होंने जीता है फाइनल्स। और बाकी देखिए डबल्स तो अलग अलग देशों के हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया वाला क्योंकि लेकर आए हैं ब्रॉन्ज मेडल, तो वो हमने मेन से डबल कैटेगरी का ब्रॉन्ज मेडल देख लिया। ठीक है, तो साल भर इसका आयोजन किया जाता है, 17 से 21 दिसंबर तक इसका फाइनल्स खेला गया था, 8th एडिशन था इस बार। ओके, लोकेशन था फाइनल्स की चाइना का हांगजू शहर। प्राइज मनी देख लेना, प्राइज मनी वैसे क्या ही पूछी जाएगी आपसे, क्योंकि काफी गेम्स होते हैं तो प्राइज मनी की इतनी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती नहीं है। कभी फीफा जैसे वर्ल्ड कप होते हैं या फिर हमारे वनडे वर्ल्ड कप होते हैं तब प्राइज मनी पूछ ले तो ठीक है। बाकी लोकेशन चाइना के हांगजू शहर में। बैडमिंटन वर्ल्ड टूर बैडमिंटन टूर्नामेंट सीरीज है, पूरे साल भर चलती है, बता चुका हूं मैं आपको। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इसका आयोजन करवाता है, जिसे बीडब्ल्यूएफ कहा जाता है, और इसकी शुरुआत 2018 में पहली बार की गई थी। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन पूरे वर्ल्ड में बैडमिंटन खेलों को गवर्न करने वाली संस्था है ना, यही रेगुलेट करती है बैडमिंटन खेलों को, इंटरनेशनल बैडमिंटन खेलों का आयोजन करवाती है बीडब्ल्यूएफ। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1934 में की गई थी। मलेशिया के कुआलालंपुरम में इसका हेडक्वार्टर है। 202 मेंबर एसोसिएशन, अलग अलग देशों के जो बैडमिंटन के एसोसिएशन होते हैं ना, वो मेंबर है इसके। और प्रेसिडेंट कुनियंग पटामा, जो कि थाईलैंड से आती है, ये प्रेसिडेंट के पद पर हैं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के। लास्ट क्वेश्चन, निम्न पृथ्वी कक्षा में लॉन्च होने वाली दुनिया की सबसे बड़ी वाणिज्यिक संचार उपग्रह को किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? निम्न कक्षा, लो अर्थ ऑर्बिट, इसमें लॉन्च होने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च करेगा इसरो। कौन लॉन्च करेगा? इसरो। आंसर हो जाएगा आंसर सी। अच्छा, इस कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट का नाम क्या है? तो इस कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट को नाम दिया गया है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। सबसे बड़ी कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इसरो इसको लॉन्च करेगा। 24 दिसंबर को यह लॉन्च की जाएगी, मतलब कल, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसमें एक तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो कि भारत की एक कंपनी है गवर्नमेंट की, ये भी स्पेस सेक्टर में काम करती है, तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, और एक अमेरिका की कंपनी है AST स्पेस मोबाइल, इन दोनों के एग्रीमेंट थे, इसके तहत ही इसरो इस सैटेलाइट को लॉन्च कर रहा है, क्योंकि ये जो कंपनी है ना, ये भी गवर्नमेंट की है। ठीक है, तो इसरो इस प्रोजेक्ट को पूरा कर रहा है। सैटेलाइट को इसरो के सबसे पावरफुल रॉकेट LVM-3 या LVM, जिसे कहा जाता है लॉन्च व्हीकल मार्क 3, इसके माध्यम से लॉन्च किया जाएगा। लॉन्चिंग कहां से की जाती है इसरो के सैटेलाइट की? आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि श्रीहरिकोटा द्वीप पर है आंध्र प्रदेश में, यहां से लॉन्चिंग की जाएगी 24 दिसंबर को। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट है ये, सबसे हेवी कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट। LVM-3 के द्वारा ये लॉन्च व्हीकल है, जिसके द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। इसरो का सबसे पावरफुल रॉकेट है LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3। अगर इसका मास देखें तो 6,40,000 किलोग्राम का इसका मास है टोटल। ओके, मैन्युफैक्चर इसरो ने ही किया था इसे। हाइट इसकी 43.43 मीटर की है, और स्टेज 3 का ये लॉन्च व्हीकल है हमारे पास, हेवी में आता है ये। कैपेसिटी देखिए तो पेलोड ले जाने में, जो हमारा लोअर अर्थ ऑर्बिट है, वहां तक 10,000 किलोमीटर तक ये पेलोड ले जा सकता है, मतलब
कुछ वजन उठा के ले जा सकता है, और जीटीओ में 4200 किलोग्राम तक का वजन ये ले जा सकता है LVM-3। इसके अलावा पहला तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जैसा कि मैंने आपको बताया इंडिया की गवर्नमेंट की कंपनी है, PSU है इंडिया का, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत काम करता है, लॉन्च व्हीकल बनाना है ना, इसे असेंबल करना, यही इस कंपनी का काम है। 2019 में स्थापना, कर्नाटका के बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर। और दूसरी कंपनी क्योंकि यूएसए की है तो वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर यूएसए की कंपनी है, 2017 में स्थापित हुई थी, यूएसए के टेक्सास में इसका हेडक्वार्टर। तो इसरो लॉन्च करेगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे हेवी कमर्शियल जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उसको। तो ये हो गया हमारा 23 दिसंबर के करंट अफेयर। अब लास्ट डे के करंट अफेयर के हम आंसर देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम चलेंगे एक एग्जाम पेपर पर जो हाल ही में कंडक्ट हुआ था, उसके करंट अफेयर की हम बात करेंगे। देखिए, भारत में हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। यह दिवस किस वैज्ञानिक की जयंती पर मनाया जाता है? तो यह श्रीनिवास रामानुजन की जयंती पर मनाया जाता है। 2025 में कुल कितने पीएम्स योगा अवार्ड दिए गए? तो ये टोटल है 9। रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ एग्रीकल्चर वर्क प्लान 2025 से 27 पर हस्ताक्षर किए? तो यह प्लान हुआ है हमारा अर्जेंटीना के साथ में। पाल्पू पुष्पगंधनन का दिसंबर में निधन हो गया। पाल्पू किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये हैं बॉटनी से, वनस्पति विज्ञान से संबंधित। ठीक है, नाम थोड़ा सा अलग है, लास्ट डे भी नाम पढ़ने में दिक्कत आई थी। ठीक है, तो पाल्पू वनस्पति विज्ञान से संबंधित। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली दुनिया की पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बनेगी? तो यह बनेगी कौन? माइकेला बेंटहाउस। 2025 फीफा अरब कप का खिताब किसने जीता? तो ये किसने जीता था? मोरक्को, अफ्रीकी देश है ना, मोरक्को उत्तरी अफ्रीका में देखने को मिलता है। एसएसबी ने अपना 62वां स्थापना दिवस मनाया है। एसएसबी की स्थापना 20 दिसंबर 1963 में की गई थी। भूमि स्वामित्व विवादों को सुलझाने के लिए आबादी देह सर्वेक्षण कहां लॉन्च किया जाएगा? तो इसे लॉन्च किया जाएगा कहां पर? दिल्ली में। 2025 टर्नर प्राइज किसने जीता है? तो यह प्राइज जीता है ननैना कालू। ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च किया गया है यूएसए के द्वारा। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के। अब हम एग्जाम पेपर की बात कर लेते हैं। देखिए, हाल ही में EMRS हॉस्टल वार्डन और JSA के लिए एग्जाम हुई थी। यहां पर देखिए, जितने भी करंट अफेयर पूछे गए हैं सभी की सभी आपको कहीं ना कहीं डेली करंट अफेयर में देखने को मिल जाएंगे। अगर आप पेपर एनालिसिस करोगे ना तो आपको पता चलेगा सारे करंट अफेयर डेली करंट अफेयर से, मंथली करंट अफेयर से और मैराथन क्लासेस से पूछे गए। देखिए, यहां पर डेली करंट अफेयर का मैं आपको ऑप्शन देता हूं। देखिए, भारत में 2025 पुरुष FIH हॉकी जूनियर विश्व कप प्रतियोगिता का आयोजन कहां होना निर्धारित है? तो आपने देखा होगा कि ये तमिलनाडु में, अगर आप यहां पर देखेंगे तो 12 दिसंबर को ही हमने डिस्कस किया है 2025 मेंस FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप, है ना। आयोजन इसका किया गया चेन्नई और मदुरई में, ये हमने डिस्कस किया था। अगर आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन आपको ना दिखे शायद क्लियर तो मैं आपको पढ़ देता हूं। तो अगर आपने देखिए, इसलिए मैं आपको बोलता हूं डिटेल पर भी फोकस कीजिए। क्वेश्चन तो ठीक है, एमसीक्यू जो हमने फॉर्म किया है वो तो ठीक है, लेकिन डिटेल पर भी फोकस कीजिए क्योंकि डिटेल से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब ये तमिलनाडु, सीधा सा आंसर यहां पर क्लियर सही हो जाता। आगे देखिए, न्यायमूर्ति बी गवई को मई 2025 में भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलवाई गई? तो यहां पर देखिए, 15 मई को जब BR गवई को भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया था, तब हमने डिस्कस किया था 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये हो जाता हमारा आंसर से डन। आगे देखिए, एक क्वेश्चन था हमारा जो आया था कि रणजी ट्रॉफी की विजेता और उपविजेता टीमों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो अगर आपको पता होता कि भाई रणजी ट्रॉफी 2024-25 में विनर रही थी विदर्भ की टीम और रनर अप रही थी, यहां पर देखिए, विदर्भ ने 2024-25 रणजी ट्रॉफी के फाइनल में केरला को हराकर तीसरी बार चैंपियनशिप जीती। तो अगर आप ये चौथा स्टेटमेंट देखते, विदर्भ वॉज द विनर एंड केरला वॉज द रनर अप टीम, ये हो जाता हमारा क्लियर। ये डिटेल में से, अभी तो मैंने आपको ये भी नहीं बोला है कि डायरेक्ट एमसीक्यू से, डिटेल में से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, 2025 यूएस ओपन विमेन्स सिंगल टेनिस का खिताब किसने जीता? 2025 यूएस ओपन विनर मेंस में कार्लोस अल्कराज और विमेन्स में आरेना सबालेका, ये होगा विनर।
यहां पर आंसर हो जाता आनंद सबाले का। डन। तो अगर आप एनालिसिस करेंगे ना तो आपको पता चलेगा, कोई भी आप एग्जाम उठाइए, सारे करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर में कहीं ना कहीं हमने डिस्कस किए। इसलिए मैं आपको बोलता हूं रोज वॉच कीजिए डेली करंट अफेयर को। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर, ठीक है, और जो मैराथन क्लासेस आती है आपके लिए करंट अफेयर की, उनको फॉलो कीजिए। और डेली करंट अफेयर तो रोज देखिए ही। आगे जो आपके लिए एसएससी का मेंस का एग्जाम आने वाला है, एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, और अदर जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, सारे करंट अफेयर आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। ओके। कोई भी अदर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे जो करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है ओएसएस पैकेज, उसे ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर आपका कभी भी बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में। ओके। तो चेकआउट कीजिएगा एप्लीकेशन को, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए आप। वहां पर करंट अफेयर के लिए आपको बहुत सारी चीजें दी गई है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी चीज को। वैसे वन स्टॉप सॉल्यूशन जो करंट अफेयर का, उससे जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वो आपके लिए रामबाण होगा हर एग्जाम के लिए। देखिए, अगर आपको कोई भी एग्जाम आप देते हैं और आपको कोई भी एग्जाम में जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं, वो हमें आप शेयर कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर। कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर डायरेक्ट शेयर कीजिए किस एग्जाम में आया है, मेंशन कीजिए, और डायरेक्ट करंट अफेयर का आप क्वेश्चन इस तरीके से शेयर कर सकते हैं। ओके। ये सारे हमको स्टूडेंट ने शेयर किए कि सर जो आपने पढ़ा है वो ही एग्जाम में पूछा गया, तो आप भी शेयर कीजिए। कोई भी आपकी अगर आपकी कोई भी आप हमें चाहते हैं कि कुछ चेंजेस किया जाए, या जो भी आपकी अदर क्वेरी है जो आपको लगता है कि ये चेंजेस किया जाना चाहिए, इन चीजों को भी करंट अफेयर में ऐड किया जाना चाहिए, ठीक है, आप वो भी आपकी जो भी कमेंट है आप यहां पर भी हमसे शेयर कर सकते हो। वैसे कमेंट बॉक्स तो आपके लिए है ही, आप कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं अगर आप कुछ भी चेंजेस चाहते हैं, है ना। और इसके अलावा आप यहां भी हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप ही कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, और आप क्वेश्चन भी शेयर कीजिए जो भी एग्जाम आप देकर आए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं। भारत का पहला विदेशी उपग्रह ट्रैकिंग और संचार स्टेशन कहां स्थापित होगा? तो इसका आंसर है मॉरिशस। G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कनाडा में किया गया था। और किस वायु रक्षा प्रणाली को सुदर्शन चक्र के नाम से पुकारा जाता है? तो यह है S-400। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी बनी जिसने प्रत्यक्ष ऋण सुविधा शुरू की है? G20 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? और पहले खेलो इंडिया वाटर गेम्स 2025 की मेडल टेली में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तीनों क्वेश्चन के कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।